इसमें एक धातुशय वाला पॉइंट है। धातुशय किसके ने बताए हैं या किसके अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं? तो याज्ञवल्क्य की संहिता है उसके अकॉर्डिंग मानते हैं। अच्छा, यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ में कई तरह की आहुतियाँ डलती है ना? तो अग्नि वगैरह अग्नि जलती है, आहुतियाँ डलती है, तो अग्नि पे कौन सी धातु कितना क्षय होती है, ठीक है? तो ये तरह की बातें किसने बताई है? याज्ञवल्क्य संहिता ने, है ना? ऐसा हिंट लेके जा सकते हो कि जैसे अग्नि पे कौन सी धातु का कितना क्षय होता है, तो वो कौन बताएगा? यज्ञ यज्ञ की अग्नि, तो याज्ञवल्क्य संहिता आपको याद रहेगा। अच्छा, स्वर्ण जो होता है उसकी कोई एनवायरमेंट एयर वगैरह से रिएक्शन होके कैसे ऐसा कुछ बनता नहीं है, तो इसलिए उसका 0% क्षय होता है। बाकी आयरन वगैरह तो जैसे एयर में रख दो तो आयरन ऑक्साइड और ये सब चीज़ें कवरिंग बन जाती है, तो इसलिए अग्नि पे उसका क्षय हो जाता है। तो स्वर्ण का 0% क्षय होता है, रजत का 2% क्षय होता है, ठीक है? ताम्र का 5% क्षय होता है, नाग और वंग का 8% क्षय होता है, और लोहे का सबसे अधिक क्षय होता है, 10% क्षय हुआ करता है। तो स्वर्ण का 0 होता है, ध्यान रखना, खूब पूछता है कि स्वर्ण का कितना होता है, बाकियों का भी पूछता है। धातु की उत्पत्ति के बारे में आ जाते हैं। तो आपको पता है कि हर चीज को है ना कहीं कहानियों से और ऐसे जोड़ा हुआ होता है, मे बी कि शायद बेटर समझाने के लिए इस तरह से। तो स्वर्ण जो है वो अग्निवीर्य से उत्पन्न हुआ है। रजत जो है, ठीक है, कूल एंड काल्म होता है, सिल्वर चांदी सफेद सा, थोड़ा शांति प्रिय सा, तो शिव और चंद्रमा से बताया हुआ है। ताम्र के पर्याय ही बहुत सारे सूर्य वाले होते हैं, ताम्र को अर्क भी कहते हैं, है ना? तो ये सूर्य वाले ही इसके सिस्टम रहते हैं, तो ये सूर्य से है। लोहो जो है, ये लोहा ये यमराज या लोहासुर दैत्य से, ठीक है। नाग जो है वो वासुकी सर्प से, तो नाग जो है वो नाग से ही है, सांप से ही है, लेकिन कौन से, थोड़ा दिव्य वाला सांप है वासुकी सर्प, उससे। वंग जो है, ठीक है, ये इंद्र के वीर्य से है, ठीक है। और पारद जो है वो तो शिव जी के वीर्य से है, वो तो हम समझ ही सकते हैं, ठीक है। मुक्ता जो है वो बालासुर दैत्य जो है उसका टूटा हुआ दांत जो है वो मुक्ता है, ठीक है। जस्ट एक कोरिलेशन चल रहे हैं, ठीक है। पुखराज जो है वो दैत्यों के चर्म से उत्पत्ति इसकी हुई है। और हीरा जो है, और वो महर्षि दधीची की अस्थियों से उत्पन्न हुआ है। तो आपको पता है ये कहानी तो आपको याद होगी, दधीची वाली आपने सुनी होगी कि महर्षि दधीची ने अपनी जो अस्थियां थी वो दान में दी थी, और उन्हीं अस्थियों से देवराज इंद्र ने फिर वो वज्र वज्र का निर्माण हुआ था उन्हीं अस्थियों से। तो देवराज इंद्र के पास जो वज्र होता है वो एक्चुअल में क्या है? महर्षि दधीची की अस्थियां हैं। ओके। अब जो वज्र है वो क्या है? दधीची की अस्थि। और वज्र ही किसका सिनोनिम है? हीरा का। हीरे डायमंड का सिनोनिम नहीं है वज्र? तो वज्र से आप इजीली फिर दधीची की अस्थियां याद रख सकते हो। पुखराज जो होता है, ठीक है, वो गुरु ग्रह से संबंधित है। तो अभी पीछे भी याद कराया आपको, गुरु पुखराज टॉप पे है आज। तो गुरु ग्रह से संबंधित पुखराज टोपाज इसका इंग्लिश नेम है। और 8 इसकी हार्डनेस थी, 8 क्योंकि गुरु लोगों को अष्टवर्ड बड़ा मंगलवाची मानते हैं। तो गुरु क्या होता है? गुरु के पास जो शिष्य आ जाता है तो गुरु मार पीट के उसको चीजें सिखा के ही रहता है। तो ये दैत्य इसके पास आ गए सीखने के लिए। तो दैत्यों की इसने ना मार मार के, कहते हैं गुरु जी बोलते नहीं, मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा लेकिन सिखाऊंगा जरूर। तो दैत्यों के चर्म से उत्पत्ति हुई है पुखराज की, ऐसा थोड़ा आप याद रख सकते हो। मोती तो फिर वो दांत जैसा है ही, है ना, वही दांत से हो गया। पारद तो इजी है, ठीक है। इंद्र जो है ये, ठीक है, आपको तो पता ही, खुरापाती सा इंसान है, इंद्र के वीर्य से है। नाग याद हो जाएगा, बाकियों में भी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, रिलेटेड से वर्ड है, इजीली याद हो जाएंगे। किसने कितनी धातुएं मानी हुई है? ये रसशास्त्र वाली धातुओं की बात हो रही है। तो अथर्ववेद में जो है ये 6 धातुएं मानी हुई है। चरक और सुश्रुत ने 8 मान रखी है। रसरत्न समुच्चय ने 9 मान रखी है। रसार्णव ने 6 मान रखी है। आयुर्वेद प्रकाश ने 7 मान रखी है। सारंगधर ने धातु और उपधातु, जो वर्गीकरण है सारंगधर का, वो है धातु और उपधातु। उनके नाम वगैरह भी पूछे जाते हैं, हम सारंगधर वैसे सिस्टम में करते हैं। तो उन्होंने दोनों ही 7 7 मानी, 7 धातुएं मान रखी है और 7 ही जो है उपधातुएं मान रखी है। बातें और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, जब हम आपके नोट्स वगैरह में करते हैं तो इसमें करते हैं। जैसे 6 धातुएं अथर्ववेद अकेला नहीं मानता, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और जो ये रसार्णव, गोरख संहिता, ये सब लोग भी जो है 6 धातुएं माना करते हैं, ठीक है। और 7 में तो आपके सामने 2 तो इन्होंने ही लिख दी हैं,
ठीक है। 6 के भी 2 इन्होंने लिखे हुए हैं, ये देखो रसायन अथर्ववेदी है, ये 7 वाले हो गए। आयुर्वेद प्रकाश है, सारंगधर है, और भाव प्रकाश के भी 7 ही होती है। ठीक है, भाव प्रकाश भी 7 ही मानता है, सारंगधर भाव प्रकाश। रस तरंगिणी भी 7 ही माना करता है। तो ये लोग जो है 7 वाले हैं। ठीक, और भी मिल जाएंगे ढूंढोगे तो। चरक सुश्रुत जो है, ये संहिता वाले जो हैं, ये दोनों 8 मानते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है रस हृदय तंत्र और रस सार, ये लोग भी 8 ही माना करते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो रस हृदय तंत्र और रस सार, ये लोग भी जो है 8 ही मानते हैं। 9 में जो है रसरत्न समुच्चय, रसेंद्र चूड़ामणि होती है। ठीक है, रसरत्न समुच्चय और रसेंद्र चूड़ामणि, ये लोग जो है 9 माना करते हैं। अब इनकी काउंटिंग याद करने की जो बात आती है तो वो ऐसी होती है कि जो 6 मानते हैं, तो 6 में बड़ा फेमस है कि 6 जो मान रहे हैं वो 6 कौन कौन से हैं, 9 जो मान रहे हैं वो 9 कौन कौन से हैं, सारंगधर की 7 उपधातु कौन सी है और 7 धातु कौन सी, बाकायदा पूछता है बताओ कौन सी उपधातु में कौन से। तो इन्होंने तो खैर यहाँ दिया नहीं है, हम आपको वहाँ कराएंगे तो सही, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो साथ के साथ आपको हो जाएगा, यहाँ मेरे पास जगह तो है ही। ठीक है भैया, देखो रसार्णव से लग जाओ, जिसके 6 हैं सबसे पहले। ठीक है, रसार्णव भैरवानंद की है, 12वीं शताब्दी की बुक है, पार्वती परमेश्वर संवादात्मक के लिए बड़ी फेमस ही है। और धातुओं की ज्वाला परीक्षा भी बताता है, ये याद है, भैरव की भयानक ज्वाला, ऐसा करके हम याद रखते हैं। एक अच्छा यही करते हैं चलो पहले तो, कि ये 6 प्रकार के षड्विध लोहो, अच्छा लोहो कहो चाहे धातु कहो एक ही बात है, ये लोहो वर्ड भी यूज होता है, लोहो वर्ड आयरन के लिए भी यूज होता है, लोहो वर्ड ओवरऑल धातुओं के लिए भी आयुर्वेद में यूज हुआ है। तो षड्विध लोहो या षड्विध धातु कह सकते हैं। अभी जो 6 लोहो हैं रसायनों के, 6 लोहो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें आपका है सार लोहो, ठीक है, ये नंबर 1। फिर है आपका साधारण लोहो, देन है पूती लोहो, ये मैंने लिखा साधारण लोहो, और देन 3rd नंबर पे आएगा पूती लोहो। ठीक है, सार तो एक ही बड़े, सोना चांदी। ठीक है, सोना चांदी जो है वो सार धातु है। ठीक है, संस्कृत में वर्ड है स्वर्ण और रजत। ठीक है, सोना चांदी अपने को जल्दी याद रह जाता है। ठीक है, अच्छा जी, साधारण लोह में आएगा तीक्ष्ण लोहो। ठीक है, तीक्ष्ण लोहो आपका हो जाएगा, और एक होएगा तांबा। ठीक है, हम जब याद ही करते हैं फ्लो में, क्या याद करते हैं, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग ये सब, यही तो धातु याद करते हैं। तो सोना चांदी तो स्वार में चले जाएंगे, तांबा लोहा। ठीक है, तांबे के लिए इन्होंने सुल्भ वर्ड यूज कर दिया, तो वो तो सिनोनिम होता, आप कर लोगे इतना तो, ब्रैकेट में ताम्र लिख सकते हो चाहो तो। और पूती लोह, ठीक है, वो बच जाएंगे आपके नाग और वंग। ये 6 के 6 जो है एडजस्ट हो गए 2-2 करके। ठीक है, अब बात आती है आपकी दूसरी वाली रस रत्न समुच्चय की। अभी आपको देखो ये चीज़ें जब शुरू में पढ़ते तो ये आसान लग रही है, लेकिन जब सिलेबस पूरा हो जाता है तो यही नहीं होती है रिवीजन करना चीज़ों का, उसी में दिक्कत हो जाती। जो फास्ट रिवीजन, जो लगातार भाई समझो कि ये तो हनुमान चालीसा का पाठ है, पढ़ते रहना, अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, और जो पाठ करता रहता है भगवान की कृपा हो जाती है, उसको एग्जाम में आएगा फटाफट याद आ जाती है उसको। जो नहीं पढ़ता है कभी कभी पूरे ही नहीं रिवीजन रहते, उसके महीना 1.5 महीना लग जाता है, सिलेबस ही नहीं पूरा रिवाइज होता उसका, तो फिर वो पुरानी वाली चीज़ें भूल जाता है, उतनी नहीं रहती याद। और एक देखो इसमें इन्होंने टर्म दी है शुद्ध लोह। ठीक है, और फिर एक इनका डिवीजन है पूती लोह, एक शुद्ध लोह एक पूती लोह, और एक नया इसमें आया है जिसको बोलते हैं मिश्र लोह। मिश्र लोह मतलब कि भैया ये मिश्रित करके बना चीज़ों को है, 2-3 धातुएं मिला दी ऐसे करके मिश्र लोह, इसी को बोलते हैं हम, इसी को कृत्रिम लोह बोल देते हैं, है ना, मतलब आर्टिफिशियली हम लोगों ने बनाया, इंसान ने बनाया। ठीक है, इसी को उप लोह भी बोल देते हैं। ओके, तो शुद्ध लोह में है सोना चांदी तांबा लोहा। ठीक है, सोना चांदी तांबा और लोहा, ये होते हैं शुद्ध लोह में। पूती लोह में वही है नागवंग, बहुत पूछता है पूती लोह कौन से हैं, पूती लोह कौन से हैं, पूती लोह कौन से हैं, तो नागवंग यही 2 जो है पूती लोह में आते हैं। फिर आ जाओ आप मिश्र लोह, कृत्रिम लोह या उपलोह में। इसमें 3 है,
ठीक है, ये मैं आपको याद कराऊंगा बहुत अच्छे से, इनकी रेशियो वेशियो खूब पूछता रहता है। पीतल है, कांस्य है, और एक आपका वर्तलोह है। ठीक है, ये इन पे बात करेंगे डिटेल्स, क्योंकि इनकी कंपोजिशन वगैरह भी आगे आएंगी, कोई दिक्कत। ये हो गई बात मिश्र लोह, कृत्रिम लोह, उपलब्ध, पीतल, कांस्य, वर्तलोह हो गया। बाकी बची हुई कुछ चीज़ें तो वो आपके नोट्स में हम करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक क्या कराऊँ मैं आपको, ऊपर क्या था, सारंग दर वाला, सारंग दर पे और आ जाओ भैया, ये भी खूब मिलेगा आपको, उतना कॉमन नहीं लेकिन पूछ लेता है भैया कि बताओ सारंग दर मानता है 7 धातु और 7 उपधातु। ये बात हो रही है ये रस शास्त्र वाली धातु उपधातु की, वो धातु उपधातु की बात नहीं हो रही जो अपनी बॉडी वाली क्रिया शरीर वाली धातु उपधातु है। ठीक है, 7 धातु याद करो। ठीक है, क्या याद करोगे, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग और पीतल। सोना चांदी तांबा लोहा, स्वर्ण रजत ताम्र लोहो, सोना चांदी तांबा लोहा, 4 हो गई। ठीक है, लोहे में आप करना तीक्ष्ण लोह को एक्चुअल में जगह देते हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड है, सोना चांदी तांबा लोहा, नाग वंग और पीतल, नाग वंग एंड पीतल, ये होते हैं धातुओं में। उपधातुओं में लेते हैं, फिर ये खूब पूछेगा उपधातु, भैया धातु से ज्यादा उपधातु पूछता है कि बताओ निम्न में से कौन सा उपधातु में सम्मिलित है। ठीक है, फिर आपको सातों याद होने चाहिए, तभी आप छांट पाओगे कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, धातु उतनी नहीं पूछता जितनी उपधातु पूछता। सारंगधर की उपधातु आप एमसीक्यू लगाओगे तो आप लगा ही नहीं पाओगे भैया, ये खूब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उपधातु में जाना तो माक्षिक है, माक्षिक है, तुथ है, नीलांजन है, माक्षिक है, तुथ है, नीलांजन है, अभ्रक है, मनैशिला है, अभ्रक है, मनैशिला है, माक्षिक, तुथ, नीलांजन, अभ्रक, मनैशिला, हरताल और रसक। माक्षिक, तुथ, नीलांजन, अभ्रक, मनैशिला, हरताल और रसक। ठीक है जी। अच्छा, इनमें भी स्पेशली माक्षिक को, नीलांजन को, अभ्रक को, माक्षिक, नीलांजन, अभ्रक और मनैशिला, इनको बहुत रिपीटेडली पूछता। ठीक है, माक्षिक, नीलांजन, अभ्रक ये है कि नहीं है उपधातु में। ठीक है, अब 3 ही तो और बच जाते हैं, तो आप बेटर है कि इनको याद ही कर लो। ठीक है जी, ओके। बस ये तो बात हो गई, क्लासिफिकेशन तो करा दिए धातुओं का। अब चलते हैं आगे, ये होगी ना बात पूरी आपकी। हम ये कर रहे थे एक्चुअल में, ये वाला पॉइंट धातुओं वाला यहाँ पे, तो यहाँ इन्होंने पूरा लिखा नहीं था, तो इतने से बात बनती नहीं, फिर मैं जगह भी बची हुई थी तो मैंने यहाँ करा दिया आपको। मारण पे आ जाओ आप। ठीक है, मारण आपको पीछे भी 1-2 बार बातें आई हैं। ठीक है, तो ये जो मारण यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, ये इन्होंने जो है अरी लोह वाला मारण बता रखा। अरी लोह से जो मारण बताया जाता है वैसे धातुओं का, उसको अधम, अधम बोलते हैं, बेकार, सबसे घटिया वाला मारण। मैं एक बार रिपीट कर दूं बात को, क्या कहते हैं, धातु भस्म 4 प्रकार की बता रखी है रसरत्न समुच्चय ने। श्रेष्ठ भस्म होती है जब वो रस भस्मों द्वारा, रस भस्मों द्वारा मारित हम करते हैं ऐसे। ठीक है, और रस द्वारा। मध्यम होती मूली भी, याद है आपको, मध्यम मूली भी, वनस्पतियों द्वारा मारित करे तो उसको मध्यम भस्म कहते हैं। गंधक आदि द्वारा, द्रव्य द्वारा मारित करे तो उसको कनिष्ठ भस्म बोलते हैं। और अरी लोह द्वारा मारित करें तो उसको दुर्गुण प्रद बोला जाता है, घटिया एकदम, बिल्कुल बकवास, दुर्गुण प्रद ऐसा बोलते हैं। तो ये अरी लोह के सीक्वेंस है, मैंने आपको याद भी कराया था एक बार, आप इसमें ऐसे याद होगा ये आपको। पहले तो धातुओं के नाम याद करो। ठीक है, ओके। क्या थे, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग यसद, यही थे धातुओं के नाम, सोना चांदी तांबा लोहा, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग ये सद, हो गया याद, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग ये सद। ठीक है, अब यहाँ पे याद करना, ना मा GH मन हर लेता है। ठीक है, ना मा GH मन हर लेता है। ठीक है, ठीक है,
GH, GH गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। ना मा, GH मन हर लेता, उसका मन हर लिया GH ने, ठीक है। ना से याद रखना नाग, माँ से याद रखना माक्षिक, प्राणो रसेंद्रस्य, माक्षिक, ठीक है। जी और एच, ठीक है। जी से क्या याद रखोगे गंधक, एच से क्या याद रखोगे हिंगुल, ये तो करते थे, ठीक है। नाग, माक्षिक, गंधक, हिंगुल। मन से याद रखोगे मनेशिला, और हर से याद रखोगे हरताल। याद हो गए? अब आ जाओ वापस, ये वाला पॉइंट यहाँ अप्लाई करो। अब पहला वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या लिखा है सबसे टॉप पे, स्वर्ण का मारण किससे है, नाग से, सही है। फिर आ जाओ रजत पे, रजत का मारण किससे है, माक्षिक, माक्षिक जिसको ताप्य भी बोलते हैं, क्योंकि तापी नदी के किनारे है ना, याद है अभी पीछे करा रहा था आपको तो, ताप्य ताप्य ताप्ती तीर संभूतम कान्य कुब्जोक्त यवन चीन चीनक, ये कई देशों पे उत्पन्न होता है, इसलिए ऐसे इसके नाम थे। तो नाग हो गया, माक्षिक हो गया। ताम्र पे आ जाओ, देखो गंधक लिखा हुआ है, ठीक है। ताम्र के बाद आप लोहे पे पहुंचो, लोहा इन्होंने नीचे दिया है यहाँ पे, लोहे के साथ इन्होंने हिंगुल के साथ स्त्री दुग्ध ले लिया है, तो ये एक आप याद कर लेना। और एक इन्होंने यहाँ पे अभ्रक और लिया है जिसका सेम है, हिंगुल और स्त्री दुग्ध, ठीक है। तो अभ्रक को लोह से थोड़ा रिलेट कर लेना। वैसे भी जो अभ्रक का सत्व निकालोगे आप, अभ्रक सत्व की बात करो तो अभ्रक का कॉम्प्लिकेटेड लंबा चौड़ा केमिकल फॉर्मूला होता है, तो उससे आयरन ही निकलता है, ठीक। अभ्रक सत्व आयरन ही होता है, तो उससे भी थोड़ा हिंट ले सकते हो कि सेम है दोनों का। अभ्रक लोहे का मारण हिंगुल और स्त्री दुग्ध से, अभ्रक का मारण हिंगुल और स्त्री दुग्ध से, ओके। फिर आप आ जाओ, नाग वाली बात थी जो, ठीक है। तो नाग का मनेशिला से हो गया, वंग का हो गया हरताल से, ठीक है। और बचे उपलोह कोई हो तो उपलोह का मारण गंधक से कर लिया जाता है। पारद का मारण होता है हीरे से, वज्र से, ठीक है। पारद का मारण होता है हीरे से या वज्र से, सिनोनिम हो गया। तो ये इनको अरिलोह भी बोलते हैं, जो ये धातुओं के साथ थे ना, ये अरिलोह हैं ये इनके, इनसे जो मारण है वो दुर्गुण प्रद कहा जाता है, ठीक है। पारद के वज्र वाली बात नहीं, लेकिन धातुओं के संदर्भ में उनको जो है दुर्गुण प्रद कह रखा। यही इनका श्लोक था ऊपर, नागेन स्वर्णम रजतम च ताप्यई, ठीक है। गंधेन ताम्रम सिलिया च नागम, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, सिलिया मतलब मने शिला है, शिलाजीत नहीं। तालेन वंगम, ठीक है जी। और क्या कहते हैं इसको, ताल मतलब हरताल। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे ताम्र जो होता है इसका मारण गंधक से है, तो इसलिए गंधक का जो सिनोनिम है वो एक सिनोनिम सुलभरी भी होता है, सुलभरी, सुल मतलब ताम्र और उसका अरील हुआ इसलिए सुलभरी। सिमिलरली वंग का मारण हरताल से है, तो इसलिए हरताल का एक सिनोनिम जो है वंग अरी भी होता है, क्योंकि वंग का अरील हो है, ठीक है जी। इसलिए कुछ एक सिनोनिम भी आपको याद हो जाएंगे। त्रिविधम तु लोहम नारी पयो घनंती च हिंगलुन, तीनों प्रकार के जो लोह है, ठीक है। लोह के भेद आपको याद कराए हैं, है कि नहीं, ठीक है। सारे भेद पीछे जब हम गए हैं तो सारे के सारे हमने याद किए हैं। तीन प्रकार के होते हैं लोह, मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह और कांत लोह। मुंड लोह के फर्दर तीन भेद थे, मृदु, कुंड और कंडार। तीक्ष्ण लोह के तीक्षण तीक्षण छह भेद थे, ठीक है। याद है, खस्सी हृदय तारा वजीर का तीक्ष्ण लोह का भेद बताएगा, खर सार हिरनाल तारावट वजीर काल लोह। कांत लोह के फर्दर पांच भेद थे, भ्रामित चूके दारो, भ्रामित, ठीक, एक चूके दारो, 1 2 3 4 5, चुंबक, चुंबक और कैसे तक है, कच्चुक ऐसा कुछ था, दारो द्रावक, और रो से रोमकांत, इनमें द्रावक वाला श्रेष्ठ होता था, ठीक है। तो वो तीनों प्रकार के लोह जो है, त्रिविधम तो लोहम, त्रिविधम कौन से, मृदु, तीक्ष्ण और कांत है। नारी पय स्त्री दुग्ध से और हिंगुल से। तथा अभ्र अभ्रसत्वम च वलिन वलिन वलिनम वलिनो, ठीक है। अभ्र का विषय में इन्होंने ले लिया। उपलोहम वलिनो उपलोहम, ठीक है। उपलोह के लिए इन्होंने, ठीक है, गंधक लिया है, ठीक है, सिनोनिम की तरह। और वज्रेण सूतम, सूत तो पारद का ही एक सिनोनिम रहता है, तो वज्रेण सूतम, वज्र के द्वारा सूत का, विनिहंति सद्यम मतलब उनको मार देता है, मारण में काम आती है बात, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और अभ्रक का सत्व का ध्यान रखना कि अभ्रक सत्व जो होता है उससे आयरन निकलता है, और आयरन इटसेल्फ जो है हिंगुल और स्त्री दुग्ध से मारण हो रहा है, तो अभ्रक सत्व का मारण करना भी आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। एग्री कर रहे हो, ठीक है। आगे चले, भस्म के वर्ण पे आ जाओ अब आप।
अब भस्म वर्ण बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आसान सी बात है, ठीक है। स्वर्ण में आ जाओ पहले सब। स्वर्ण भस्म जो है वो है गैरिक वर्ण की या चंपक पुष्पी वर्ण की, ठीक है। स्वर्ण भस्म कैसे रंग की है, गैरिक वर्ण की या चंपक वर्ण की, ठीक है। और तो क्या बोलें इसको, अब स्वर्ण की भस्म तो हर किसी को पसंद होती है, ठीक है ना। चाहे कोई गैर हो चाहे कोई अपना हो, सबको पसंद होती है। और चंपा को तो कुछ खास तौर पे पसंद है, लड़कियों को तो बहुत ही पसंद होती है। तो स्वर्ण की भस्म चंपा को बहुत ही पसंद है, इतनी पसंद है कि गैरों से भी मांग लेती, किसी पे मिल जाए तो क्या, अरे स्वर्ण भस्म दे दो थोड़ी सी। तो स्वर्ण भस्म चंपा को बहुत ही पसंद है, गैरों से भी मांग लेती है। चंपक पुष्पवर्णी है और गैरिक है। रजत और ताम्र को देखो, दोनों की काले रंग की है, कृष्णवर्णी है, ठीक है। रजत ताम्र की कैसी है, कृष्णवर्णी है, ठीक है जी। और तीक्ष्ण लोह की जो है जम्बू फल वर्णी होती, पीछे भी कई बार आया है। तो बात बताइए कि जम्बू, पक्कू जम्बू, एक्चुअल में जो वर्ड है वो पक्कू जम्बू फल, बैंगनी बैंगनी रंग होता है ना, पर्पल पर्पल, वैसा रंग की होती है। अभ्रक की जो है वो स्टिका चूर्ण वर्णी है। और वंग की जो है, टिन जो है उसकी सफेद रंग की है। नाग तो भस्म बनाओगे तो पार हो लेगा, रुकेगा नहीं नाग वहाँ पे, पारावत वर्णी है। कांस्य की जो है ब्रोंज धूसर वर्ण की है। मंडूर की जो है रक्त चंदन के वर्ण की है, ठीक है। मंडूर की जो है थोड़ी लाल लाल से रंग की है। और कांत लोह की जो है वो कांत और तीक्ष्ण दोनों की जम्बू फल वर्ण की है। तो ये थोड़ा आपको याद करना था, बेसिक बेसिक मैंने करा दी है। फिर आ जाओ भैया आप एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट पे। चलो भैया एटॉमिक वेट याद करा देते हैं आपको।